हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। दोस्तों, मैं एडवोकेट शाह फैसल आज आपके साथ न्यायालय का वो निर्णय डिस्कस करूंगा जिस स्पेशल डायरेक्शन दी है न्यायालय ने प्रत्येक थाने को कि गिरफ्तारी के आदेश ना जारी किए जाए, गिरफ्तार ना किया जाए। वो कौन सा केस था, क्या निर्णय है, तो पूरा केस मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। दोस्तों चलिए शुरू करता हूं। देखिए मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा एक तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों धन्यवाद। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूंगा, मेरा ये चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप इसे वहां से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर मैंने लॉ से रिलेटेड प्रत्येक सब्जेक्ट की वीडियोस और पीडीएफ नोट्स डाल रखे हैं। आप अगर जज की या एपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इजी लैंग्वेज में मैंने हर सब्जेक्ट को समझाया। दोस्तों शुरू करता हूँ। देखिए आमतौर पर जब कोई पत्नी अपने पति को या सास ससुर को या नातेदारों को परेशान करने पर आती है तो वो किसी भी हद तक जा सकती है। इसी दायरे में रहते हुए वो सब रिश्ते नाते भूल जाती है। वो नहीं देख पाती वो किसके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराने आई है। वो बुजुर्ग सास ससुर का नाम भी एफआईआर में लिखवा देती है। वो दूर के रिश्तेदार हैं कहीं, उनके नाम भी एफआईआर में दर्ज करा देती है। इस केस में भी ऐसे होता है। एक महिला थाने में जाकर एफआईआर दर्ज कराती है अपने पति, अपने सास ससुर के विरुद्ध और नातेदारों के विरुद्ध कि मुझसे दहेज की मांग करते हैं और मेरे साथ क्रूरता का बर्ताव करते हैं और मुझे परेशान किया जा रहा है दहेज को लेकर। आईपीसी के सेक्शन 498A जो पुराना था और अब भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 85 में एफआईआर दर्ज कर ली जाती है और इन व्यक्तियों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए जाते हैं। अब ये लोग सास ससुर, पति और नातेदार हाईकोर्ट पहुंचते हैं और हाईकोर्ट में एफआईआर को क्वैश कराने की रिक्वेस्ट करते हैं। अब हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट इस संदर्भ में पूरी जांच करता है। केस क्या था, केस का नाम देखिएगा, विनीता गुप्ता एंड अदर वर्सेस एनसीटी ऑफ दिल्ली, दिल्ली हाईकोर्ट। अब दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष ये रिट पिटीशन फाइल की जाती है जिसमें हाईकोर्ट चेक करता है कि महिला ने एफआईआर में अपने सास ससुर जो वाकई में बहुत बुजुर्ग थे, ठीक, उनका नाम लिखवा रखा है कि उससे दहेज की मांग की जा रही है उससे, और नातेदारों के नाम लिखवाती है जो कहीं किसी और शहर में रहते हैं, उन सबके नाम लिखवा देते हैं जो उसके साथ कभी रहे भी नहीं होते। हाईकोर्ट सारे डॉक्यूमेंट मंगाता है। जब एफआईआर में महिला ने अपनी पूरी रिपोर्ट दर्ज कराई तो उसने सास ससुर किस तरीके से उससे दहेज की मांग कर रहे हैं और क्या मांग कर रहे हैं, नातेदार उससे क्या मांग कर रहे हैं और किस तरीके से क्या चीज मांगी जा रही है, उससे इसका कोई उल्लेख नहीं करती। सिर्फ ये कहना कि उसके साथ दहेज की क्रूरता की जा रही है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 85 में एफआईआर दर्ज करवा दी जाती है और सारे फैक्ट्स लिखे जाते हैं, लेकिन सास ससुर और नातेदार उससे किस तरीके से क्रूरता उसके साथ कर रहे हैं इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं करती। हाईकोर्ट इसी पॉइंट को पकड़ता है और महिला से पूछता है, भाई आपसे किस चीज की दहेज की मांग के द्वारा की जा रही है, ठीक। अब वो इस बात को प्रूव न्यायालय में नहीं कर पाती क्योंकि ना उससे कभी दहेज मांगा गया और ना नातेदारों ने से कभी परेशान किया। अब देखिए माँ बाप को बुलाया जाता है, सास ससुर को। सास ससुर न्यायालय में आके कहते हैं, सर हम इसके साथ नहीं रहते, ये दिल्ली में अकेले दोनों मियाँ बीवी रहते हैं, हम तो दूर रहते हैं और जब इनका झगड़ा हुआ करता ये हमें फैसले के लिए बुला लिया करते थे और हम आकर फैसला इनका कर दिया करते थे, लेकिन अब ये थाने में पहुंच गई, इसने एफआईआर हमारे विरुद्ध दर्ज करा दी है, ठीक, जिससे गिरफ्तारी वारंट जारी हो रखे हैं। उसी के लिए एफआईआर क्वैश कराने के लिए हम आपके पास आए हैं। नंद और नंदोई जिनका नाम एफआईआर में दर्ज कराया जाता है उन्हें बुलाया जाता है। वो भी न्यायालय से ये रिक्वेस्ट करते हैं, सर हम इनके साथ नहीं रहते, हम तो दूर रहते हैं, कभी कभार अपने माँ बाप से, अपने भाई से बात हम करते हैं, ठीक, इसके अलावा हम इससे कभी बात नहीं करते, इस महिला से पूछ लीजिए आप हमारी कितनी कॉल डिटेल है। हाईकोर्ट सब चेक करता है। हाईकोर्ट भी ये भी देखता है कि एफआईआर में इन्होंने सारी बातें लिखी हैं, लेकिन सास ससुर ने किस तरीके से दहेज मांगा, क्या मांगा, और नंद और नंदोई ने किस तरीके से क्या क्या दहेज मांगा, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया। जब सारी डिटेल वो क्रूरता की लिख रही है तो क्रूरता में दहेज क्या क्या मांगा गया, क्या नहीं मांगा गया, इसके बारे में कुछ नहीं लिखती, सिर्फ दहेज की मांग की जा रही है यही लिख देती है। और न्यायालय ने भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 86 जो क्रूरता की परिभाषा दे रहा है, क्योंकि आईपीसी में क्रूरता की परिभाषा नहीं थी दोस्तों, तो भारतीय न्याय संहिता जो हमारी नई बनी है इसमें क्रूरता को स्पष्ट तौर पर डिफाइन कर रखा है, जिसमें कह रखा है क्रूरता में मारना, पीटना, गाली गलौज करना, मानसिक तौर पर परेशान करना आ सकता है, किसी चीज की मांग करना आ सकता है, लेकिन इस पूरे सेक्शन 86 में दहेज शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। न्यायालय ने यह भी चेक किया कि सिर्फ दहेज लिख देने से दहेज की मांग में क्रूरता नहीं हो सकती दोस्तों। दहेज की मांग की क्रूरता करने के लिए स्पष्ट एविडेंस होने चाहिए, तभी क्रूरता में दहेज की क्रूरता मानी जाएगी दोस्तों। अदरवाइज सेक्शन 86 में दहेज नहीं लिखा गया तो न्यायालय उपधारणा नहीं करेगा कि दहेज की मांग की जा रही थी। स्पष्ट तौर पे महिला को, मीन्स पत्नी को प्रूव करना पड़ेगा दहेज किस तरीके से मांगा जा रहा था और कब तक मांगा गया, ठीक, क्या क्या दहेज मांगा गया, ये सब उसको एविडेंस न्यायालय में देना होगा। तो इस केस में न्यायालय ने एफआईआर क्वैश करने के आदेश दिए और जो सास ससुर और दूर के रिश्तेदारों के नाम एफआईआर में लिखवा दिए गए थे उन सब के नामों को काटने का आदेश दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया दोस्तों।
अब स्पष्ट तौर पे हाईकोर्ट ने निर्देश जारी कर दिए, सिर्फ महिला के कहने पर सेक्शन 85 भारतीय न्याय संहिता में सास ससुर और नातेदारों का नाम ना जोड़ा जाए जब तक स्पष्ट जांच ना कर ली गई हो। ठीक, देखिए सास ससुर आमतौर पर बुजुर्ग होते हैं, उन्हें थाने में लाना, न्यायालय में लाना आमतौर पर उनके प्रति भी क्रूरता है। तो न्यायालय ने यही उल्लेख किया, पहले आईओ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर पूरी जांच करे, जांच करने के बाद ही उनका नाम एफआईआर में दर्ज कराए। ठीक, अदरवाइज उन्हें इस तरीके से परेशान ना किया जाए। आशा करता हूं मेरी वीडियो समझ में आई होगी। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।